दुनिया जानना चाहती है कि राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार किसकी सरकार बनते हुए देखा। मत बताइए कौन जीत रहा है, ये तो बता दीजिए अपर हैंड किसका दिख रहा है। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? मोदी जी तो कर चुके हैं भविष्यवाणी जो उनको करनी थी, आपकी भविष्यवाणी क्या है? देखो, भविष्यवाणी की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को राजस्थान खिसकता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से। पिछले अगर 20 से 25 सालों की जब से मैं समझदार हुआ हूँ, राजस्थान में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक तरफ ऐसे हर बार ये लगता है कि एक तरफा सरकार है, रिपीट नहीं होगी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन पहली बार ऐसा माहौल है कि लग रहा है टक्कर है। मुझे तो लगता है कि जैसे चुनाव आयोग का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, तो फ्री इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा। पता नहीं, मुझे अंदर ना कर दें ये सुन के। मोदी वर्सेस गहलोत, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इसका देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी पर। जी जी जी। बस मुझे तो एक लाइन कहनी है कि विधानसभा चुनाव में ये हालत है तो 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो क्या गंद फैलाएंगे ये लोग। यानी अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री के रूप में चुनावी मैदान में रहे हैं, सरकार रिपीट नहीं करवा पाए हैं। इस बार सनातन का मुद्दा और तमाम ध्रुवीकरण होने नहीं वाला है। आपको लग रहा है कांग्रेस भारी पड़ रही है? एज कांग्रेस का दिख रहा है? एज ए कांग्रेस नहीं, अशोक गहलोत सरकार की कुछ जो कार्य हैं उसकी वजह से वो सनातन पर भारी पड़ सकते हैं ग्रामीण इलाकों में। आप माइनस में सही, मतलब बता दीजिए आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है मतलब माइनस भी अगर अंतर होगा तो ही बता दीजिए, बता डालिए। पूरे राजस्थान में कभी भी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया है। हाँ, ये बात अलग है कि मोदी ने बहुत कोशिश की। कन्हैयालाल का भी मैं देख रहा था कि वो गला काटने वाला एक कार्टून बनाकर वो भी जारी किया। किरोड़ीलाल मीणा बड़े नेता हैं, तो ये सारी कोशिशें बता रही कि कहीं छटपटाहट भाजपा के मन में भी है कि अब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, चाहे सरकार भाजपा की आए चाहे कांग्रेस की आए, दोनों अब राजस्थान में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये तो मैं मोदी जी वाली बात कर रहे हैं बिल्कुल। नमस्कार, इस वक्त मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूँ और राजस्थान की राजनीति की नब्ज को बड़ी ही मजबूती से पकड़ने वाले डिजिटल चैनल राजस्थान चौक के चैनल में ही खड़ी हूँ और यहाँ पर तमाम वरिष्ठ पत्रकार आपको दिख रहे होंगे। विजय सर है हमारे साथ, आप हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे और राजस्थान में क्या होने वाला है। देखिए, मैंने आपको अपने चैनल में हर गली, गांव, खेड़ा, कस्बा, मकान, दुकान सब कुछ दिखा दिया, अपनी नज़र से बता दिया कि क्या होने वाला है राजस्थान में। लेकिन जो पत्रकार खाटी राजस्थान के पत्रकार हैं उनसे बेहतर कौन बता सकता है भाई। राहुल गांधी को नोटिस दे दिया है, अब क्या लग रहा है आपको? उधर मूर्खों का सरदार चल रहा है, इधर पनौती चल रहा है। नहीं, ये सब तो चल रहा है। वो एक कभी कभी फिल्म में गाना है ना कि कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो नेताओं के लिए कहा जा सकता है कि कल और आएंगे मुझसे बदतर कहने वाले, तुमसे बदतर सुनने वाले। तो बदतर कहने वाले भी हैं और बदतर सुनने वाले भी हैं। सुनने वालों को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और चुनाव आयोग आंख मूंद कर, चुनाव आयोग तो केंचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग को केंचुआ छोटे फॉर्म में कर देते हैं, तो बिल्कुल केंचुए जैसी भूमिका में है। समय बदल गया है, कभी कोई तोता कहता है, कोई एजेंसियों को कोई केंचुआ निकल गया है, चुनाव आयोग को केंचुआ शब्द दे दिया गया है। क्या हो रहा है सर? 2014 के बाद काफी बदल गई है राजनीति। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि बटन ऐसे दबाना जैसे कि फांसी दे रहे हो। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या क्या बोल रहे हैं, बाबा बालकनाथ क्या बोल रहे हैं, अमित शाह ने कह दिया कि गहलोत सांड की तरह भड़कते हैं लाल डहरी देखकर। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये तो स्वाभाविक है, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जैसे चुनाव आयोग का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, तो फ्री इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा। पता नहीं, मुझे अंदर ना कर दें ये सुन के। नहीं सर, आप तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप तो आपकी वाणी जो है वो सरकार सुनेगी और समझेगी कि यहाँ पर जो है पत्रकार सरकार की अच्छाई बता रहे हैं। भाई इसमें तो काम ही पत्रकारों का ही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं अंकित और आकाश दोनों। आप राजस्थान में ये मानिए कि कम से कम 20 जिले कवर किए हैं और ये जो है मुझे एक कमेंट कहना है, बाकी ये बताएंगे कि राजस्थान में इस बार मतदाता चुप है थोड़ा सा। ये अंडर करंट अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि वो अंडर करंट है हमारे फेवर में। लोग ये सोच रहे होंगे कि आज प्रज्ञा मिश्रा उल्टा चश्मा यूसी का अपना दफ्तर छोड़ करके राजस्थान चौक में क्यों खड़ी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि चुनाव राजस्थान में है और जितना इन पत्रकारों ने गली गली घूम करके हर कुछ निकाल लिया है, नब्ज पकड़ लिया चुनाव की, आपसे बेहतर कौन बताएगा? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। क्या होने वाला है आपके राजस्थान में? इस बार राजस्थान के लोग बड़ी चुप्पी साध के बैठे, कुछ बता ही नहीं रहे।
देखिए, बैठा तो मैं भी हूँ ताकि कैमरे की नज़र में आपकी और मेरी हाइट एक जैसी दिखे। तो यही राजस्थान का चुनाव में मतदाता भी तय कर रहा है कि राजस्थान में जब नई सरकार आए तो किस तरीके से तय किया जाए मुद्दों को। साथ में इस बार चूंकि राजनेता फ्री में बहुत कुछ बटा है, लोगों तक कुछ पहुंचा है, लेकिन एक बड़ी चीज़ मुझे अंतर दिखा कि शहर में यानी राजधानी में योजनाओं का जितना शोर हुआ, गांव के अंतिम छोर तक वो पहुंचा नहीं। लोग सुविधा चाहते हैं, उनको मिल नहीं रही। और ये तब है, मैं इसी 5 साल की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि पत्रकार को 75 साल यानी अमृतकाल की बात हमने प्रधानमंत्री जी से सुनी और सब राज्य सरकारों ने उसको अच्छे से मनाया। लेकिन अमृतकाल में भी भारत पिछड़ा हुआ है। जिसके लिए योजना बनती है उस तक पहुंचने में वक्त लगता है। भले ही राजीव गांधी का वो कोट करते हों बीजेपी वाले, लेकिन बीजेपी के तौर पे भी योजनाओं का अंतिम लाभ अभी अंत्योदय तक मिलना जरूरी है। इस चुनाव में मतदाता इधर आपके राजस्थान में अशोक गहलोत की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं जो बड़ी लोक लुभावन है। इधर प्रधानमंत्री जी भी, उनके भी मैनिफेस्टो में एक ऐसी योजनाएं हैं, ऐसा लग रहा है नीलामी चल रही है। उधर 2.5 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उधर 10 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं। इधर 450 का सिलेंडर, उधर कह रहे हैं भाई अगली बार तो हम 400 का कर देंगे। इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है लोगों में? नेताजी कर देंगे, लेकिन करेंगे कब ये कोई नहीं बता रहा। मैनिफेस्टो बिना टाइमलाइन के आए हैं दोनों पार्टियों के। और कर देंगे पे कर तो देंगे, लेकिन राजस्थान का वो वजूद है कि आर्थिक तौर पे अभी सारे डिपार्टमेंट कर्ज में है। सरकार के पास सही मायने में पेंशन की बात करें वो अलग हो जाता है, सैलरी देने के पैसे नहीं है, लेकिन कहते हैं व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन व्यवस्था करेंगे कैसे भाई? क्या है कि राजस्थान में एक कहावत है कि तेल तिलों में से ही निकलता है, और कई बार निकाल चुके हैं। अभी कर्ज लेकर घी कितनी बार तक पिएंगे? अभी केंद्र और राज्य में डबल इंजन की बात हो जाती है, ये चीज़ें। हालांकि सरकारों के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब आप सारी चीज़ें फ्री कर देंगे तो राज्य का आर्थिक तंत्र पे असर पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमें मिला, उन्होंने कहा गारंटियां अच्छी हैं और महंगाई है। ये तो देखिए प्रैक्टिकल बात हो गई, लेकिन लोगों पर इन बातों का असर तो होता है। कितना असर पड़ रहा है मैं ये जानना चाह रही हूँ। दोनों मैनिफेस्टोस में भारी किसका पड़ रहा है लोगों पर, लोगों में? देखिए, मैनिफेस्टो जनता तक पहुंचा ही नहीं है। ये तो आप और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की सतही तौर पर, और मैनिफेस्टो आपने भी नहीं पढ़ा और मैंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि दोनों के 90 पेज का था। 85 से एक 85 का, एक 88 का। लेकिन गारंटियां तो खूब घर घर बांटी गई। देखिए, बांटी गई, लोगों तक पहुंचाया गया, लेकिन मैनिफेस्टो को पढ़ने का, समझने का टाइम नहीं है, क्योंकि लेट जारी किया। यानी नैतिकता नहीं है राजनीति में, नैतिकता नहीं बची है। नैतिकता होती तो जब टिकट घोषित हुए उसी समय मैनिफेस्टो भी होता। और बात राजस्थान में यही है कि भाई आप घोषणाएं तो कितनी भी कर दोगे, लेकिन अगर तुम जीत गए तो बंद भी तो कर सकते हो। घोषणाएं होती भी हैं और बंद भी हो जाती हैं, टाइमलाइन दी नहीं है। तो लोगों में डर है कि कौन अपर हैंड फिर किसका देगा? मोदी सच्चा या अशोक गहलोत? देखिए, ये राजस्थान का चुनाव है, और राजस्थान के चुनाव में राजस्थान की नीति और रीति ज़्यादा चलती है। अशोक गहलोत ने पिछले 1 साल में काम ज़्यादा किया है, 4 साल वो उलझे रहे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो 1 साल एज किसका दिख रहा है? मैं 3 तरीके से कह देता हूँ उसको। सरकारी जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनका वोट डल चुका है, वो अशोक गहलोत की तरफ ज़्यादा गए हैं, और होम वोटिंग में भी परसेंटेज संभवतः उनकी तरफ हो सकता है। दूसरा ये है कि जिन्हें गारंटी का लाभ मिला है एक्चुअल में, वो गारंटी का लाभ लेने वाले करीब 55-60% वोट अशोक गहलोत को यानी कांग्रेस को देंगे। और उसके बाद जो लोग बचते हैं उनमें बटा हुआ होगा, लेकिन बीजेपी उनमें थोड़ा सा अपर हैंड लेती हुई दिखाई देगी। और राजस्थान केवल गारंटी पे चुनाव नहीं लड़ रहा है, हिंदुत्व पे नहीं लड़ रहा है, ये जाति के आधार पर भी चुनाव लड़ रहा है। तो उस पे असर करेगा कि जाति का चुनाव, व्यक्ति का चुनाव, पार्टी का चुनाव, और खासतौर पर सुशासन का चुनाव, ये सारी चीजें अलग अलग है। फिर भी मैं एज कहूँगा, बीजेपी लिए हुए हैं, जो दिख रहा है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अशोक गहलोत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, ध्रुवीकरण करने का बहुत प्रयास किया गया, मंचों से बड़ी बड़ी बातें की गई। मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। बड़ी बड़ी बातें की गई, प्रधानमंत्री जी ने भी कन्हैया लाल वाली बात को खूब उठाया, तमाम बातें चली, राम मंदिर का भी जिक्र हुआ। क्या ध्रुवीकरण कुछ हो पाया राजस्थान में? उसका कुछ कुछ सीटों पर इसका असर है। और जयपुर में जैसे रोड शो हुआ तो
किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर, मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं उन्हीं को कवर करने की कोशिश की गई, तो कुछ असर दिखता है। लेकिन पूरे राजस्थान में कभी भी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया है। हाँ, ये बात अलग है कि मोदी ने बहुत कोशिश की। कन्हैयालाल का भी मैं देख रहा था कि वो गला काटने वाला एक कार्टून बनाकर वो भी जारी किया। किरोड़ीलाल मीणा बड़े नेता हैं, तो ये सारी कोशिशें बता रही कि कहीं छटपटाहट भाजपा के मन में भी है। जैसा अंकित बता रहे हैं, टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार से लेकर रणनीति बनाने से लेकर जाति जो है राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण रहती है, और जाति का नेता ही उनके लिए पहले होता है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर जाति पहले, पार्टी बाद में है। अगर कांग्रेस जीतती है तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, और अगर बीजेपी हारती है तो सबसे बड़ी गलती क्या होगी? बीजेपी की हारने की गलती है जो तासीर राजस्थान की राजनीति की रही है पिछले 25-30 सालों से, जितना मैंने पढ़ा, अपने सीनियर के साथ में डिस्कस किया, कि धार्मिक उन्माद की चीज़ें यहाँ पर कम होती है। जैसे आज सर ने बताया जब यहाँ काम नहीं आती। किरोड़ीलाल मीणा ने एक कार्टून शेयर किया जो कल रात से ही जारी हो गया था, जिसमें कन्हैयालाल का गला काटते हुए 2 लोग दिखाए जा रहे थे, टोपी पहने हुए थे। वो कार्टून, जो नेता बहुत लंबे समय से, राजेंद्र राठौड़ 7 चुनाव लगातार जीते हैं, कभी हारे नहीं हैं, जो बड़े नेता हैं जो जुड़े हुए हैं भाजपा की राजनीति से, चाहे भैरव सिंह शेखावत की बात हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, वसुंधरा राजे हो, उन लोगों ने ये कार्टून शेयर नहीं किया है क्योंकि वो यहाँ की तासीर पहचानते हैं। वसुंधरा राजे कभी मंचों से खड़े होकर मुस्लिमों के सामने दानिश अबरार चुनाव लड़ रहे हैं, किरोड़ीलाल के सामने दानिश अबरार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्लिम से उनका मुकाबला, ये भी आप देखिए। तो ये तासीर वैसी नहीं रही है। तो भाजपा के वो नेता जो पहले से राजस्थान की तासीर बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, सतीश पूनिया को देख लीजिए, उन्होंने कार्टून शेयर नहीं किया, उनके मंचों से कोई ऐसी बात भी नहीं की गई जिससे ये समझ आए हमें कि पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। हमें ऐसा कुछ भी समझ नहीं आएगा। कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट क्या रहा है, तो उनकी जो गारंटियां उन्होंने लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा दी, ये ज़्यादा बेहतर रहा। आपने बाकायदा मंदिर से उसकी शुरुआत की, गारंटी यात्रा की, आपने बसें उसमें रंग करवाया, आप बस लेकर सब जगह गए। ये उनका एक मेजर फैक्टर है कि वो गारंटियां लोगों तक पहुंचाने के लिए कामयाब रहे। फिर पेपर लीक का मुद्दा भाजपा ने काउंटर करने के लिए ये तो कर दिया कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम SIT बनाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने मंचों से लगातार लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि पेपर लीक का अगर अब मामला हुआ तो उम्र कैद की सज़ा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ये हम करेंगे। वो इस पर भारी पड़ रहा है भाजपा के लिए। अगर उसका एक लॉस फैक्टर देखें तो यही रहेगा कि जो धार्मिक उन्माद वाली बातें हैं वो यहाँ पर शायद कम काम करे, लेकिन जयपुर की कुछ सीटें वहाँ पर काम कर जाएगा। जैसे किन किन सीटों पर काम कर रहा है ये ध्रुवीकरण? जिस तरीके से हवा महल में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री है, वहाँ पर जमील खान AIM से वहाँ पर प्रत्याशी हैं। बाल मुकुंद आचार्य अचानक से वहाँ पर लेकर आए गए हैं हवा महल पर, आचार्य हैं, हाथोस धाम के महंत हैं। अब उनकी एंट्री वहाँ पर होना, वो हवा महल को भगवा रंग में रंगने टाइप की चीज़ें हो गई है। RR तिवारी वहाँ पर कांग्रेस से हैं। तीनों प्रत्याशी नए हैं, पहले चुनाव में नहीं उतरे हैं। RR तिवारी को पहली बार मौका मिला है, जयपुर जिला शहर प्रमुख हैं। बाल मुकुंद आचार्य अपना धाम संभाल रहे थे, उन्हें यहाँ उतार दिया गया, और उतारते ही जिस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने की है, और जो उनका पहले भी एक पॉलिटिकल स्टैंड रहा है, मंदिर मंदिर घूमना, जो पुराना शहर है उसकी गलियों में जाना जहाँ ताले लगे। टोंक में हिंदू मुसलमान करने की बहुत कोशिश की, सचिन पायलट की सीट है, वहाँ पर क्या देख रहे हैं, हो पाएगा क्या? मुसलमानों का वहाँ पर जो पोलराइजेशन है, देखिए अधिकतर तो मुसलमानों का अगर वोट बैंक देखें टोंक में, तो वो कांग्रेस के पक्ष में पिछले चुनाव में रहा है। तभी सचिन पायलट 54,000 वोट से वहाँ पर जीत के आए। बात करें जो वहाँ के लोकल लीडर है, सऊ शकील, ये सब तमाम लोग हो गए, उनका एक अब मत सचिन पायलट की तरफ है। गुजर मतदाता सचिन पायलट के साथ हैं, भले गुजरों के लिए जो उनकी मन की इच्छा थी वो पूरी नहीं की कांग्रेस ने। सीएम फेस नहीं है सचिन पायलट, ये भी एक लोगों के मन में मलाल है क्या? हाँ बिल्कुल है, पर अब मेरा जितना मैं सोचता हूँ कि अब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, चाहे सरकार भाजपा की आए चाहे कांग्रेस की आए, दोनों अब राजस्थान में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये मैं मोदी जी वाली बात कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, मैं इसलिए सोचता हूँ क्योंकि भाजपा ने एक तरीके से, जिस तरीके से सर ने बताया कि क्रॉस कर दिया है वसुंधरा राजे के नाम पर। अगर बहुमत आएगा भी या जोड़ तोड़ भी करेंगे, क्योंकि निर्दलियों का एक बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पर। राजनीति संभावनाओं, जी सर, राजनीति फिर भी संभावनाओं का खेल है, उसके बावजूद लेकिन इन्होंने बिल्कुल मोदी जी वाली बात कह दी है। अच्छा, मोदी जी जो बात कह दी है मंच से समझा नहीं पाए, वो कुछ भाई साहब ने समझा दिया। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आकाश जी ने समझा दिया। विजय सर बताइए, इधर
वसुंधरा राजे की जब तक सरकार रही तब तक हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण हुआ नहीं आपके राजस्थान में, लेकिन मोदी जी जब से दिख रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, मंचों से भाषण दे रहे हैं, उस वक्त पर ये ध्रुवीकरण करने के बड़े प्रयास हो रहे, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कन्हैया लाल की बात, और जैसे पोस्टर्स बनाए गए, इसका राजस्थान के लोगों पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, इसको दूसरे तरीके से समझा जाना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरती है तो सबसे अपना मजबूत चीज़ है, हथियार, उसके सहारे उतरती है। एजेंडा। अशोक गहलोत का सबसे मजबूत हथियार क्या है? 7 गारंटियाँ। जी। बीजेपी के पास मजबूत हथियार क्या है? हिंदुत्व। तो वो हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रही है। हिंदुत्व का इस्तेमाल वो इसलिए नहीं कर रही कि उसके वोट बैंक में इजाफा हो जाए या और दूसरा हिंदू जुड़ जाए। उनका ये कि जितना मेरा वोट बैंक है हिंदू का, वो इंटैक्ट रहे, वो 7 गारंटियों के चक्कर में ना पड़ जाए, वो महंगाई बेरोजगारी के बारे में सोचने ना लग जाए, वो कैलकुलेटर लेकर ना बैठ जाए कि अगर अशोक गहलोत की सरकार बनी तो ये फ़ायदा मिलेगा, मेरे बूढ़े माँ बाप में हर हज़ार रुपये की पेंशन, 2000 रुपये की पेंशन आ जाएगी, मेरी माँ के नाम पे साल के 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेट नहीं करने लगे। तो 2 मकसद हैं बीजेपी के। एक यह है कि मेरा हिंदू वोट हिंदू बनकर वोट दे, महंगाई बेरोजगारी 7 गारंटियों पर सोचना बंद कर दे, और दूसरा वोट देने जाए, बूथ तक पहुंचे। तो इसका लोगों में कैसा प्रभाव है? छोटे छोटे ये सांप्रदायिक अलाव जला रखे हैं, पिछले 1.5 साल से जल रहे हैं ये। कोई यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, लगातार थोड़ा थोड़ा सुलगता रहे, थोड़ा। तो ये एक चुनाव में ये आग लगाने वाला है क्या? नहीं, पॉकेट्स में असर होगा। माहौल तो बनाया है, गर्म माहौल तो कर दिया है, लेकिन आग लगे कि नहीं लगेगी ये तो। पॉकेट्स में मेरी कुछ पत्रकारों से जो जिलों में बात हुई, उनका कहना है कि गांव में असर नहीं है, शहरों में जो युवा वोटर है उसमें कुछ हद तक उसका असर है। और ये जो क्लोज मार्जिन का चुनाव होता है, बाईपोलर चुनाव होता है, इसमें ये थोड़ा सा ये तड़का है। 5 संत उतारे हैं, सिर्फ यही सोच के उतारे हैं। बस मुझे तो एक लाइन कहनी है कि विधानसभा चुनाव में ये हालत है तो 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो क्या गंद फैलाएंगे ये लोग। सर, पनौती का कुछ असर पड़ रहा है क्या आपके राजस्थान के चुनावों में? पनौती जैसी चीज़ यहाँ नहीं मैटर करती है। अगर राजस्थान में देखे जाएँ, जो इस तरह के जो एजेंडे निकल कर वहाँ से आते हैं, नेशनल जो मुद्दे बनते हैं, उसका असर राजस्थान में कह सकते हैं ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी का फेस एक तरफ है, दूसरी तरफ गहलोत का है, और गहलोत का फेस एक तरफ सीधा मोदी के सामने रखा गया है। लेकिन गुजरों की जैसी भी बात आप कर रहे थे टोंक के अंदर, अगर उस पर आ जाते हैं तो गुजरों को एक तो ये लगता है कि सचिन पायलट सीएम प्रोजेक्ट नहीं हुए तो हमें वोट नहीं करने चाहिए कांग्रेस को। लेकिन दूसरी तरफ गुजर ये भी सोच लेते हैं यहाँ आकर के कि अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो मे भी 2.5 साल का फैक्टर यहाँ पे काम कर जाए। गहलोत के बाद में सचिन पायलट को भी 2.5 साल के लिए कहीं ना कहीं सीट मिल सकती है। लेकिन अगर सरकार नहीं आती है तो 5 साल आप भूल जाइए, और 5 साल के बाद क्या समीकरण होते हैं, अशोक गहलोत फिर भी वहाँ यहीं राजस्थान में होंगे, वापस सीएम का फेस बन सकते हैं। तो ये सोच करके हम कह सकते हैं कि गुजर हो सकता है फिर से कांग्रेस को वोट दे दे, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी यहाँ पर आए थे, उन्होंने गुजरों का नाम लिया, यानी कि वो समझते हैं कि गुजर किस तरह से सचिन पायलट के साथ में राजस्थान की राजनीति में गुजरों का वोट कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए अगर गुजर के वोट ये सोच करके जाते हैं कि शायद सचिन पायलट को 5 साल के अंदर कुछ भी मौका मिल जाए तो हम उन्हें वोट दे दें, तो इसके बाद में हो सकता है कांग्रेस को थोड़ा सा और एज। जिन लोगों से बात कर रहे हैं तो लगभग कांग्रेस बीजेपी, कोई कांग्रेस कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है, लेकिन वही बात है जैसे सुशांत जी कह रहे थे कि 1 सीट का अगर फर्क रहता है तो बीजेपी ऊपर आ सकती है। नहीं, उसको थोड़ा क्लियर कर दें। वो एक्चुअली में सेंटेंस ये था मेरा कि बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ 1 सीट ज्यादा लानी है, ये था कि बीजेपी को लड़ाई चल रही है। लड़ाई की बात नहीं कर रहा कि सिर्फ 1 सीट ज्यादा लानी है। 1 सीट ज्यादा लाते ही कलराज मिश्रा गवर्नर सबसे पहले बीजेपी को बुलाएंगे, सहूलियत के हिसाब से टाइम दिया जाएगा, बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन चाहिए, अच्छा 10 दिन ले लो, 15 दिन चाहिए 15 दिन ले लो, और वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ 1 सीट ज़्यादा चाहिए। एक है कि कहाँ गए वो पंडित जी, कहाँ चले गए? अच्छा, आ रहे हैं। मोदी जी पॉलिटिकल पंडितों की बात करते हैं। हमारे यहाँ एक पत्रकार हैं जो पंडित भी हैं। अच्छा, क्या बात है, हम मिलना चाहेंगे सर उनसे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या होने वाला, आप पॉलिटिकल पंडितों की बात कर रहे हैं विजय विद्रोही सर, क्या लग रहा है आपके राजस्थान में, क्या, थोड़ा इधर आ जाए सर, आपके राजस्थान में क्या होने वाला है? मतलब आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? मोदी जी तो कर चुके हैं भविष्यवाणी जो उनको करनी थी, आपकी भविष्यवाणी क्या है? देखो, भविष्यवाणी की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को राजस्थान खिसकता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से बीजेपी से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो खिसका हुआ तो था, क्या वापस भी नहीं आएगा? फिर से अच्छा,
कारण ये है कि पिछले आप 15 दिन से देख रहे हैं राजस्थान में लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं, मैं केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मैं बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं, पिछले 10-15 दिन से राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं। अरे पंडित जी, इतना सनातन सनातन हो रहा है आपके राजस्थान सनातन की मैं में। बात कर हाँ, रहा हूं। कन्हैया लाल का भी मुद्दा आ गया, तो फिर मैं दोनों के नाते पूछ रही हूँ, पॉलिटिकल पंडित के नाते पूछ रही हूँ और पॉलिटिकल पत्रकार के नाते। ये भी है कि ये ग्रामीण इलाके से पत्रकार हैं और ग्रामीण की जो राजनीति है वो कुछ इसी तरह से है कि वहाँ कांग्रेस थोड़ा सा लगता है कि शायद हो सकती है, लेकिन शहरों में आप आ जाते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। बिल्कुल, तो बीजेपी तो शहरी सीटों में हमेशा आगे रही। मैं बात करूंगा प्रदेश की राजधानी जयपुर की। तो प्रदेश की राजधानी की कई सीटें ऐसी हैं कि जहां पर बीजेपी हार रही है। बड़ी सीटें की मैं बात करूं, राजधानी जयपुर में एक सांगानेर ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी सीट निकाल सकते हैं। तो इस बार सनातन का मुद्दा और तमाम ध्रुवीकरण होने नहीं वाला है। आपको लग रहा है कांग्रेस भारी पड़ रही है? एज कांग्रेस का दिख रहा है? एज ए कांग्रेस नहीं, अशोक गहलोत सरकार की कुछ जो कार्य हैं उसकी वजह से वो सनातन पर भारी पड़ सकते हैं ग्रामीण इलाकों में। अच्छा। जैसे मैं पिछली बार की बात करूं, राजधानी जयपुर के लगता दौसा जिला है, दौसा है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 विधानसभा चुनाव में सभा की थी। मीना हाईकोर्ट एक बहुत चर्चित जगह है, मीनाओं का गढ़ जिसे कहा जाता है। वहां पर उन्होंने सभा की और सभा जिस विधानसभा क्षेत्र उसके लगते हुए 8 विधानसभा, 8 के 8 में बीजेपी हार गई। तो क्या कहेंगे उस मोदी लहर में? अगर पूरी राजस्थान में बीजेपी हार रही है तो क्या उस सबक को लेकर के पूरे बीजेपी का तामझाम राजस्थान में पड़ा हुआ है? क्या जब सनातन का मुद्दा नहीं था? चलिए, सीटें कितनी आपको लग रहा है? भविष्यवाणी में यही कर दीजिए पंडित जी, थोड़ा सीटें कितनी आएंगी बता दीजिए। सीटें मैं तो बात कहूंगा कि दोनों ही पार्टियों के लगभग बराबर रहेगी। अरे आप तो फिर वही बात कर रहे हो जो जनता कर रही है। नहीं, दोनों जनता पार्टी नहीं कर बहुत रही है। टक्कर है 18-20, 18-20, 19-20 लग रहा है, 19.5-20 लग रहा है। आप एकदम आप माइनस में ही सही, मतलब बता दीजिए आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? मतलब माइनस भी अगर अंतर होगा तो भी बता दीजिए, बता डालिए। माइनस अंतर वाली तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन निर्दलीय पिछली बार 10+ थे, इस बार 20+ जा सकते हैं आपको। अच्छा, चलिए जी। वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का जो एक प्रयास चला, प्रधानमंत्री का चेहरा इस वक्त पर सामने है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे विजय सर ने ये बात कही है कि बीजेपी का अपर हैंड लग रहा है, आपके हिसाब से सर क्या लग रहा है कि किसका अपर हैंड? देखिए, विजय जी ने जो कहा, थोड़ा सा मैं उसको और विस्तार दे दूं। अब तक का राजस्थान में भाजपा ने सबसे खराब चुनाव लड़ा है। अब तक का सबसे खराब चुनाव लड़ा है और सारी गलतियां करने के बावजूद एज जो है बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस का जो ट्रेंड आप राजस्थान में देखिए, पिछले 5 चुनाव का, तो 100 सीटें कांग्रेस के पास नहीं है, लास्ट 156 आई थी। यानी अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री के रूप में चुनावी मैदान में रहे हैं, सरकार रिपीट नहीं करवा पाए हैं। दूसरा, उनके विधायकों, उनके मंत्रियों के खिलाफ भारी नाराजगी, सचिन पायलट के साथ उनका झगड़ा, ये सारी चीज़ें मिला दें तो लगता है कि कांग्रेस सरकार में वापस नहीं आ रही है। कोई ऐसा सर्वे, कोई ऐसा जो है लोगों के बीच बातचीत में कांग्रेस को 100 सीट नहीं दे रहे हैं। केवल अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 156 आएंगी। 156 कैसे आएंगी नहीं बता पा रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, कैसे बनाएंगे नहीं बता पा रहे हैं। वसुंधरा राजे की आपने बात की, वसुंधरा राजे का नाम ऐसा कहा जा रहा है, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने क्रॉस लगा दिया है सीएम के तौर पर कि वो सीएम राजस्थान में नहीं बनेंगी। तो क्या कारण है इसके पीछे? बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसकी यात्रा देखें तो फिर अदावत तब से है जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में और राजे यहाँ पर थी। बताया जा रहा है कि संबंध अच्छे नहीं हैं, कोशिश की गई संबंध ठीक करने की, लेकिन बात नहीं बनी। 95 सीटें अगर आती है, 90-95 का आंकड़ा भाजपा का माले में रहता है। मोदी और वसुंधरा राजे दोनों नजर आए हैं। देखिए, पहली लिस्ट में राजे के किसी समर्थक को टिकट नहीं मिला था, दूसरी लिस्ट में नाम आए केवल इसीलिए कि राजे को घर नहीं बिठाना है, घर बैठेंगी तो नुकसान करेंगी। अब पूरा माहौल इसी तरीके से रखा गया है कि बात भी सुन लीजिए, सम्मान भी दीजिए, लेकिन सीएम वाली जो बात है उसमें कहीं भी चर्चा का विषय राजे नहीं। जी सर, जी सर। एक थोड़ी सी चुटकी लेना कि राजे को राजी रखना है, लेकिन राजे को राज नहीं देना है। राज नहीं देना, ये कहानी है जी।
तो आप ये देखिए कि अगर 90-95 की है, हालांकि एक थ्योरी और भी चल पड़ी है राजस्थान में कि लेकिन वसुंधरा राजे बहुत अनबनी दिख रही हैं। जैसे सर ने कहा कि राज नहीं देखना है लेकिन राजी रखना है, तो वो राजी रहेंगी जब उनको राज नहीं मिलेगा? तो ये भी बड़ा सवाल है राजस्थान के चुनाव। भाजपा के आप बड़े नामों का इतिहास उठा लीजिए, पार्टी से बाहर निकलने के बाद उनका क्या हश्र हुआ है या पार्टी से बगावत करने के बाद क्या स्थिति बनी है। एक नई थ्योरी चल पड़ी है कि 90-95 सीटें अगर आती हैं और सरकार बनाने के लिए जुगाड़ की जरूरत पड़ेगी तो फिर ओम बिरला जैसे बड़े चेहरे को दिल्ली से भेजा जा सकता है, क्योंकि सारे नेताओं में, यहाँ के नेताओं में सर्वमान्य होंगे। वसुंधरा राजे की परेशानियां तब भी कम नहीं होंगी, लेकिन उम्मीद कर रही हैं, जैसे गहलोत चाह रहे हैं कि 90-95 रहे, वैसे ही राजे भी चाह रही 90-95 रहे। तो सवाल दो है राजस्थान में, सचिन पायलट का क्या होगा अगर कांग्रेस के पास बहुमत हो या बहुमत के आसपास हो, और वसुंधरा राजे का क्या होगा अगर 90-95 की सीटें हो। अच्छा, कई निर्दलीय लड़ गए हैं प्रत्याशी, इसके लिए कहा जा रहा है कि राजस्थान में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। निर्दलीय अगर लड़ रहे हैं प्रज्ञा जी, तो उसका एक मायना ये भी निकाला जा सकता है कि अगर 90-95 आती हैं सीटें, किसी भी पार्टी की आए, कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, तो उस मायने में वो निर्दलीय उनकी बड़ी तो भागीदारी। एक बात कंफर्म है कि पूर्ण बहुमत दिख नहीं रहा है किसी भी पार्टी को। मैं पिछले अगर 20 से 25 सालों की जब से मैं समझदार हुआ हूँ, राजस्थान में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक तरफ ऐसे, हर बार ये लगता है कि एक तरफा सरकार है, रिपीट नहीं होगी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन पहली बार ऐसा माहौल है कि लग रहा है टक्कर है, बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस आ सकती है। लेकिन बड़े तौर पर देखा जाए तो अब लास्ट में आते आते थोड़ा बीजेपी का पलड़ा कह सकते हैं भारी लगने लगा है। लेकिन पब्लिक में जाकर अगर बात करते हैं तो विधायकों को लेकर वो कहते हैं थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन फिर जब वोट देने की बात आती है, योजनाओं को वो देखते हैं कि हमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, कहीं ये बीजेपी सरकार आने से बंद ना हो जाए, ये घबराहट है उन लोगों के अंदर। क्योंकि जो घोषणा पत्र बीजेपी का भी आया, कांग्रेस का भी आया, बीजेपी वाला घोषणा पत्र उस तरह से लोगों को नहीं समझ में आया जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में चीजें दिखाई दे रही थी। साथ ही जो 7 गारंटी की बात कर रहे थे वो भी लोगों को समझ में आ रही है। तो दिक्कत सिर्फ ये हो जाती है कि जो विधायक हैं वो, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये वोट बीजेपी की ओर जा सकते हैं। नहीं तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए थोड़ी सी आसानी होगी वापस सरकार बनाने में। देखना होगा कि अब लोगों का लास्ट में किस तरह से मानसिकता में बदलाव होता है। जी, इस बार चीज ये भी है कि एक सीट, मैं और विजय जी बात कर रहे थे सुबह कि एक सीट ज्यादा आएगी भाजपा की कांग्रेस से, एक सीट ज्यादा आएगी। अगर मान लीजिए आंकड़ों के लिहाज से राजस्थान में लड़ाई 1 ही 2 की होगी, मतलब जिस तरह का कांटे की टक्कर दिख रही है। ये सर्वमान्य बात है कि भाजपा की सीटें कांग्रेस से ज्यादा आएंगी। ये सभी जितने पत्रकार हैं, सर्वे करने वाले लोग हैं, सभी ये कह रहे हैं। लेकिन जो शरद कह रहे थे कि पहला ऐसा चुनाव है जो दिलचस्प हो गया है, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि यार फंस गया है चुनाव, क्योंकि मोदी हिंदुत्व के मुद्दे से अचानक से गुर्जरों की बात करने लगते हैं राजस्थान में। वो सचिन पायलट गहलोत के झगड़े की बात करते हैं। तो आप ये समझिए कि उनको भी पता है कि रास्ता हो सकता है पूर्वी राजस्थान से निकले, और अगर गुर्जरों को ये लगे कि सचिन पायलट ही कांग्रेस का सियासी भविष्य है, हमें कांग्रेस का साथ देना है, तो फिर भाजपा के लिए परेशानी है। पूर्वी राजस्थान की करीब जो 39-40 सीटें हैं वो गेम बना भी सकती हैं, बिगाड़ भी सकती हैं, क्योंकि पिछली बार वहां पर केवल भाजपा को 4-5 जिलों में 1 सीट आई थी। बाकी सारा 100% गुर्जरों और मीणाओं का जो एक वोट मिलके सारा कांग्रेस के फेवर में गया था। और इस बार क्या देख रहे हैं आप कि इस बार बाजी बिल्कुल पलट जाए? देखिए, सचिन पायलट के सीएम प्रोजेक्ट करने से तो क्या पता गुर्जर साथ होते 100%, लेकिन नाराजगी तो है। पायलट के बयान भी, जो आज सुबह ही बयान आया है कि किसी नेता को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत का एक बयान छपा है अखबार में कि पूछा ये गया था कि सचिन पायलट ने पूरे राजस्थान में चुनाव प्रचार नहीं किया, विजय जी, जो आज छपा, तो जवाब ये था कि नहीं, वो अपने क्षेत्र में लगे हुए थे। यानी अब आखिर में फिर आज विज्ञापन छपा संजीवनी का, सारे नेता गायब हैं, फिर अशोक गहलोत हैं, बीच में डोटासरा आए होर्डिंग में, बाद में पायलट की एंट्री हुई, फिर थोड़ा विवाद हुआ, फिर खड़गे भी आए, सोनिया गांधी भी आई। इस वक्त पर राजस्थान का ये जो चुनाव है, ये हर बार से सबसे ज्यादा रोमांचक चुनाव है और बड़ा ही अलग सा माहौल है, ऐतिहासिक चुनाव ये दिख रहा है। क्योंकि हर बार तो ये दिखाई देता है कि हो सकता है इस बार एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, सरकार से नाराजगी है, लेकिन इस बार वो नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में। जो सवाल है वो सवाल तो बोलते हैं, लेकिन लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि करने क्या वाले हैं। क्या है ये भाई? जितनी हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, क्योंकि हम लोग भी डेली बेसिस पे पिछले 1-1.5 महीने से ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, तो लगातार यही समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी बना हुआ है कि इस बार बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी। अच्छा, ग्राउंड पर गए ना, ग्राउंड पर क्या, जैसे मैंने भी अभी पूरा ग्राउंड कवर किया है, आप तो इधर राजस्थान के हो, जब आप गाँवों में गए
तो लोगों ने क्या बोला, मतलब लोग बता रहे हैं सामने से कि हाँ ठीक है जीत रही है बीजेपी, हाँ जीत रही है कांग्रेस, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं देखा है मैंने, क्योंकि मैं अभी जयपुर में ही कवर कर रही हूँ। तो जितने लोगों से मैंने बात करी, जैसे महिलाओं का मैंने ज़्यादा जो है कवर किया था, तो उन लोगों का तो यही कहना है कि मोदी है ना। तो पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो अभी जिन जैसे मोदी वर्सेस गहलोत, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इसका देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी पर। जी जी जी। ओके। क्योंकि क्या है, मोदी एक नेशनल फेस हैं और गहलोत जो हैं अभी के लिए राज्य के फेस बने हुए हैं। तो अभी मोदी के ऊपर लोग ज़्यादा ट्रस्ट किए हुए हैं, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और लोग ज़्यादातर जो लोग हैं, महिलाएं जो हैं, वो यही चाह रही हैं कि जो है बीजेपी सरकार राजस्थान में आए, जितनी हमने बात की है। बाकी कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो बुजुर्ग हैं, जिनको अभी पेंशन भी मिली है, जिनको अभी जो 7 गारंटी अभी गहलोत सरकार ने दी है, या पहले भी गहलोत सरकार ने जो गारंटियाँ दी हैं, उनको जो महिलाओं ने लाभ लिया है, उनके लिए तो हकीकत तौर पे यही है कि कांग्रेस ही जीते, क्योंकि ज़्यादा गारंटियाँ अभी तक उन्होंने दी हैं, वादे ज़्यादा किए हैं। महिलाएं किसके साथ दिखी है आपको, कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ? गारंटियां किसकी पसंद आ रही है, मोदी की गारंटी पसंद आ रही है या फिर वो 7 गारंटियां कांग्रेस वाली पसंद आ रही है? साफ तौर पर गहलोत की गारंटी है, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठा पा रही है महिलाएं, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम कम हो रहे तो महिलाएं फ़ायदा उठा पा रही हैं। और भी जो अभी और 7 गारंटियां लेकर आई है, महिलाओं के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लड़कियों के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्री लैपटॉप बांटेगी तो लड़कियां जो है पढ़ पाएंगी, जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती देखा जाए तो। और अभी और भी महिलाओं से जब हमने बात करी, तो महिलाओं का तो यही कहना है कि गहलोत सरकार रिपीट होनी चाहिए, हाथ के पंजे पे हम वोट देंगे। तो भाई आज हम जान रहे थे तमाम राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारों से, खाटी पत्रकारों से, जिन्हें रग रग पता है, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि राजस्थान चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। जो सर्वे यहाँ मिला है वो कहीं और नहीं मिलने वाला, और बिल्कुल ज़मीनी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।